नमस्कार दोस्तों, स्पोकन विथ मी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर देख रहे हैं 25 नवंबर का। तो 25 नवंबर में हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए तमिलनाडु से खबर है। तो तमिलनाडु से आपको दिया हुआ है, तमिलनाडु को मिला अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तमिलनाडु को मिला अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो चलिए इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। तमिलनाडु का अरितापट्टी गाँव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अरितापट्टी अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है। इसका एक इतिहास है जो हजारों साल से पुराना है, इसलिए इसमें पुरातत्व क्षमता भी बढ़ी है। तो अरितापट्टी को जैव विविधता स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगला हमारा पॉइंट है जो पोषक अनाज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण जयशंकर। तो भारत के अनुरोध पर यूनाइटेड नेशन जो है वो आपको 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष जो घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023। तो ये भारत के अनुरोध पर किया गया है। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष, मक्का उत्पादन, ये बाजरा, ये सब आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पोषक अनाज मिलेट्स का मतलब क्या होता है, बाजरा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए पोषक अनाज मिलेट्स मतलब बाजरा, मिलेट्स का मतलब बाजरा। तो मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया भारत के अनुरोध पर। फिर यहाँ नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि यह वही चीज़ जो हम अभी आपको बताया कि भारत की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक, देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। तो भारत की पहल पर 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, या देख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है कि ये भी आप देख लीजिए कि भारत जो है वो एशिया में मिलेट्स उत्पादन में नंबर 1 है। तो देख लीजिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भारत, देखिए भारत एशिया में मिलेट्स का 80% उत्पादन करता है। तो मोटे अनाज जो बाजरा ये सब 80% उत्पादन जो एशिया में होता है वो आपको भारत में होता है। ठीक है, जबकि बीच में उसकी हिस्सेदारी महज 20% है। तो एशिया में जो मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है 80% पूरे एशिया में, और पूरे विश्व स्तर पर देखें तो भारत का जो हिस्सेदारी है वो महज 20% से 20% है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या बन रहा है। हमारा अगला है शाहनवाज ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मुनीर को बनाया सेना प्रमुख। तो पाकिस्तान को उसका नया सेना प्रमुख मिल गया है। तो ये इतना ही जानना है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये आसिम मुनीर जो है ये नए पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है हम लोग को। चलिए फिर आगे हम चलते हैं, अगला देख लेते हैं। तो देख लीजिए नए युग की मिसाइलों के लिए 1400 करोड़ का ऑर्डर। तो ये उतना इंपॉर्टेंट इसमें देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो देख लीजिए दुश्मन के रडार को नष्ट करने में रुद्रम अगली पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल हासिल करेगी। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जो भारत का है वो आपको रुद्रम है। तो भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, रुद्रम है। इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, ये बीपीएससी में पूछ भी चुका है, 66 बीपीएससी में आया अभी तक। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, तो रुद्रम है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग अगला देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा बन रहा है आज के टॉपिक में। तो देख लीजिए नौसेना को मिला प्रोजेक्ट 15B का दूसरा जहाज। तो प्रोटीन जो यहाँ आपको प्रोजेक्ट 15B वो जहाज निर्माण से संबंधित है। और ये कब लाया गया था, तो इसकी घोषणा हुई थी 2011 में। ठीक है, तो अप्रैल 2011 में इसको मंजूरी मिला था। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि, देख लीजिए जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि ये आपको दिया हुआ है कि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B। तो खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट, तो ये मिसाइल को विध्वंसक जो प्रोजेक्ट 15B का दूसरा जहाज नौसेना को सौंप दिया गया। और ये कहाँ बना है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड। तो मझगांव देख लीजिए, मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसे तैयार किया है। तो मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ पे है, तो ये गोवा में। और इसने प्रोजेक्ट 15B के तहत जो वहाँ पे आपको विध्वंसक पोते बनाई जा रही, विध्वंसक जहाज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। प्रोजेक्ट 15B किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपको पोत जो है आपको डिस्ट्रॉयर पोत जो होता है शिप, उससे समझ। तो मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्मित खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज जो मोरमुगाओ, उस जहाज का नाम क्या है, मोरमुगाओ को गुरुवार को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया। मोरमुगाओ नाम है, 15705 उसका सीरियल नंबर है। चलिए, तो प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर जहाज बनाने से संबंधित पानी का जहाज जो शिप होता है वो उससे मझगांव डिफेंस शिपयार्ड में बना है। फिर हम लोग अगला हमारा पॉइंट है कि पंजाब में खुला पहला आधुनिक शहर यातायात अनुसंधान केंद्र। तो देश में जो खुला है वो आपको पूरे देश का पहला जो है वो अत्याधुनिक सड़क सुरक्षा यातायात अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खुला है, तो पंजाब में खुला है। तो पंजाब में खुला पहला अत्याधुनिक सड़क सुरक्षा यातायात अनुसंधान केंद्र, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए पहला है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि लचित बरफुकन की शौर्य गाथा पर आज विचार रखेंगे पीएम मोदी। तो लचित बरफुकन कौन है, तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ सबसे पहला है कि 16वीं सदी में मुगल सेना से लोहा लेने वाले असम के अहोम साम्राज्य के वीर सेनापति लचित बरफुकन। तो ये अहोम साम्राज्य, अहोम अंतिम भारत का सबसे जो ये आपको असम का पूर्वोत्तर का सबसे अंतिम जो राजवंश है वो अहोम राजवंश है। और अहोम राजवंश का जो सेनापति है लचित बरफुकन की 4वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चले उत्सव का समापन करेंगे। इन्होंने मुगलों को बहुत बुरी तरह से मारा था। ठीक है, तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो 75 मना रहे हैं उसी के तहत इसका किया जाएगा। इससे पहले आपको देख लेते हैं एक और है कि इसी माह नरेंद्र मोदी जी है मानगढ़ धाम पहुंचे। मानगढ़ धाम, तो मानगढ़ धाम कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होकर भील समुदाय के स्वतंत्र सेनानी गोविंद गुरु, ठीक है, भील समुदाय जो आदिवासी समुदाय है उसके गोविंद गुरु को है नरेंद्र मोदी ने उनके जो समापन हुआ था, उनके कार्यक्रम का भी समापन हुआ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लीजिए, नवंबर में ही मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक, तो बेंगलुरु के संस्थापक कौन है, नारद प्रभु। ठीक है, तो नारद प्रभु बेंगलुरु के संस्थापक कंपेगोडा, नारद प्रभु कंपेगोडा, बेंगलुरु के संस्थापक नारद प्रभु कंपेगोडा की 108 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया था। 108 बेंगलुरु के संस्थापक जो है आपको नारद प्रभु कंपेगोडा, उसके 108 फीट मूर्ति का अनावरण किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चूंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया था, ये आपको यूपीपीसीएस में पूछा गया। तो ठीक इसी की तरह इसको भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि बेंगलोर में जो 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया संस्थापक किसने, नरेंद्र मोदी ने किया। उनका नाम क्या था, नारद प्रभु केम्पेगौड़ा। 108 फीट ऊंची का कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है।
चलिए फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग हमारा अगला कौन सा है। तो अगला हमारा जो है वो देख लेते हैं कि अगला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रस्तावित कानून से डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को मिलेगी आज़ादी। तो डाटा प्रोटेक्शन कानून आने वाला अभी आया नहीं है, तो वो आएगा तब की बात है। चलिए इसमें देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 475 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन की योजना। तो भारत सरकार जो बजट 2022-23 है, 22-23 के अनुसार से आपको 400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन को मंजूरी दिया गया, ठीक है, 400 वंदे भारत का, और 75 जो है वो आपको पहले ही दिया जा चुका है। तो यहाँ आपको 75, तो दोनों मिला के हो जाता है 475 475। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा आपको कि भारत में कुल कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, तो तब मारेंगे 475, लेकिन जब बजट के अनुसार से पूछेगा तो फिर 400 मारेंगे। तो ये दोनों ही इस कन्फ्यूजन को दूर करके इस बात को ध्यान में रखना है कि बजट 2022-23 के अनुसार 400 वंदे ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, और अगर कुल वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कितना हो रहा है तो वो 475 हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं, चीता परियोजना ने विश्व की चीता परियोजना ने विश्व की 20 परियोजनाओं में स्थान बनाया है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है जो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में आपको नामीबिया से चीता लाकर 8 चीतों को छोड़ा गया है। तो ये प्रोजेक्ट चीता जो है विश्व की 20 जो पूरे वर्ल्ड में 20 सबसे अच्छी परियोजनाओं में अपना स्थान बनाया है। तो ये है, ध्यान देना है चीता कहाँ से लाया गया था और ये बात कौन कहा है। तो इसकी सूचना जो है आपको भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने दी है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, और उन्होंने ये सूचना दी है। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता को नामीबिया से लाया गया है। तो नामीबिया की राजधानी देख लेना है, वहाँ का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस सब चीज़ को जान लेना, आप अपने स्तर पर ये सब चीज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में अनिश्चितता समाप्त। जो अबर इब्राहिम जो है वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, अबर इब्राहिम, ठीक है। तो अबर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि ये करंट क्वेश्चन आ सकता है। मलेशिया का भारत जो है वो मलेशिया से बहुत ज़्यादा तेल निर्यात करता है, पाम ऑयल सब ज़्यादा निर्यात करता है। उसके साथ ही एक बात और, इनकी नियुक्ति किसने की है। तो देख लीजिए इसका जो मलेशिया के प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो वहाँ के राजा है, मलेशिया के राजा कौन है, तो सुल्तान अहमद शाह। तो मलेशिया के राजा सुल्तान अहमद शाह, इन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का नियुक्ति किया, ठीक है। तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो अनवर इब्राहिम मलेशिया के, और इसके साथ ही लचित बरफुकन जो पहले हम लोग बता चुके हैं, ये पूर्वोत्तर के शिवाजी माने जाते हैं। हर एक स्टेट में कोई ना कोई शिवाजी है, जैसे कि देख लीजिए बिहार के शिवाजी किसको बोला जाता है, तो आपको आरा के हैं तो उनको बोला जाता है। फिर अगला जो है जैसे कि झारखंड के बिरसा मुंडा है, ऐसे कर करके सबका कोई ना कोई एक उपाधि दिया था कि उस जगह का शिवाजी है, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।